आज हम लेंगे लोकतांत्रिक राजनीति का दूसरा टॉपिक है संघवाद। संघवाद पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था की चर्चा ही होगी और ये व्यवस्था की चर्चा पूर्ण रूप से क्लास 10वीं के बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय के अंदर संघवाद के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक के अंदर हमारी किस किस बात पर चर्चा होगी, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पहले तो पढ़ेंगे हम संघवाद का अर्थ। कि संघवाद कहते किसे। संघवाद के अर्थ के बाद दूसरा पढ़ेंगे हम संघात्मक शासन व्यवस्था के गठन का उद्देश्य। संघात्मक शासन व्यवस्था को क्यों अपनाया गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे आदर्श संघीय व्यवस्था के पक्ष। आदर्श संघीय व्यवस्था के पक्ष यानी अच्छी शासन व्यवस्था की कौन कौन सी बातें होना जरूरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था का गठन यानी संघात्मक शासन व्यवस्था का निर्माण कैसे होता है या संघात्मक शासन व्यवस्था बनती कैसे है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था का उद्देश्य। यह उद्देश्य हमने ले लिया था। संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए लेंगे विशेषताएं। संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता के बाद हम चर्चा करेंगे भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था के बाद हम चर्चा करेंगे संघवाद से संबंधित मुद्दे या संघवाद से संबंधित विवाद के मुद्दे। संघवाद के मुद्दे ले सकते हैं। संघवाद से संबंधित मुद्दों में हम 3 मुद्दे लेंगे और 10वीं के सिलेबस में भी 3 ही दे रखे हैं। एक लेंगे हम भाषाई राज्य, दूसरा लेंगे हम भाषा नीति। भाषा नीति और तीसरा मुद्दा लेंगे हम केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध। और संघात्मक शासन व्यवस्था में एक और बात की चर्चा करेंगे भारत में विकेंद्रीकरण की। और ख़ास तौर से भारत में विकेंद्रीकरण के अंदर अपन चर्चा करेंगे स्थानीय स्वशासन की। और स्थानीय स्वशासन में अपन मुख्यतः क्या चर्चा करने वाले हैं, पंचायती राज की बात अपन करने वाले हैं। तो ये हमारा संघवाद का टॉपिक रहेगा और संघवाद के टॉपिक के अंदर जो भी हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा संघवाद का अर्थ, उद्देश्य, आदर्श संघीय व्यवस्था के पक्ष, गठन और संघवाद की विशेषताएं। भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था में अपन विशेष चर्चा करेंगे शक्ति विभाजन की। चर्चा करेंगे इसके अंदर विशेषता शक्ति विभाजन की। संघवाद से संबंधित मुद्दों के अंदर अपन 3 मुद्दों की चर्चा करेंगे, भाषाई राज्य, भाषा नीति, केंद्र राज्य संबंध और भारत में विकेंद्रीकरण, जिसके अंदर अपन बात करेंगे स्थानीय शासन की। तो अब शुरू करते हैं संघवाद का अर्थ। देखें, अपन ने जब इस अध्याय की शुरुआत की थी उस समय यह कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है
और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर लोगों की भागीदारी होती है, मतलब शासन सत्ता के अंदर लोगों की भागीदारी होनी चाहिए और ये भागीदारी विकेंद्रीकरण पर आधारित है। तो ये प्रयास किया गया कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो शासन सत्ता में, और शासन सत्ता है वो विभिन्न इकाइयों के मध्य बटी हुई होनी चाहिए। तो संघात्मक शासन व्यवस्था भी इसी बात को लेकर के चलती है कि यहाँ पर जो केंद्रीय प्राधिकार है यानी केंद्र सरकार है, केंद्रीय प्राधिकार, केंद्रीय शक्तियाँ, केंद्रीय प्राधिकार विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होना चाहिए, विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होता है। मतलब अपन सीधा सही यूं कह सकते हैं कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सारी शक्तियां एक जगह केंद्रित नहीं होती। शासन की शक्तियां सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य बटी हुई होनी चाहिए, और जहां पर शासन की शक्तियां विभिन्न अंगों के मध्य बटी होती है उसे हम संघात्मक शासन व्यवस्था कह सकते हैं। तो याद रख लेंगे, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें केंद्रीय प्राधिकार विभिन्न इकाइयों के मध्य क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, और जहाँ विभाजित होगा वहाँ पर शासन व्यवस्था कैसी होगी, संघात्मक शासन व्यवस्था होगी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पूर्ण संघात्मक शासन व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। शुद्ध संघात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका के अंदर है, जहाँ जो इकाइयाँ हैं, जो राज्य है, उन राज्यों की शक्तियाँ और केंद्र की शक्तियाँ बराबर समान भागों में बटी हुई है। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारतीय संघीय व्यवस्था का जो झुकाव है वो केंद्र की ओर अधिक है। फिलहाल आपको इसमें सिर्फ अर्थ का ध्यान रखना है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें केंद्रीय प्राधिकार विभिन्न इकाइयों के मध्य क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, और ऐसी शासन व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, संघात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था के बाद दूसरी बात लेते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था का उद्देश्य। संघात्मक शासन व्यवस्था का गठन क्यों किया गया। संघात्मक शासन व्यवस्था के उद्देश्य के अंदर हम दो बातें लेंगे मुख्यतः, और 10वीं क्लास में दो बिंदु दिए हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था का उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य यह है कि यहाँ पर देश की एकता और अखंडता बनी रहे। देश की एकता व अखंडता के लिए, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना का पहला उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। कैसे? विभिन्न इकाइयाँ जब साथ मिल करके कार्य करती है तो विभिन्न इकाइयाँ अलग अलग उद्देश्य को लेकर के कार्य नहीं करेगी, सारे मुद्दों पर सहमत होगी, साथ में चलेगी। इसका मतलब केंद्र को राज्यों का सहयोग मिलेगा, और केंद्र राज्य दोनों मिल करके अगर देश की शासन व्यवस्था को चलाने की कोशिश करेंगे तो देश की एकता और अखंडता है वो बनी रहेगी। दूसरा, संघात्मक शासन व्यवस्था का उद्देश्य है क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। क्षेत्रीय विभिन्नताओं का सम्मान करना। विभिन्न राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग क्षेत्र को लेकर के अलग अलग होते हैं, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर राज्यों को भी शक्तियाँ संविधान से दी जाती, और संविधान से शक्ति मिलने के कारण राज्य अपने क्षेत्र में अपनी शासन व्यवस्था अपने हिसाब से चलाते हैं और संविधान के प्रावधानों के अनुसार वो शासन व्यवस्था को चलाते हैं। तो यहाँ पर दो विपरीत पक्ष एक साथ में रह जाते हैं। देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी क्योंकि अधिकांश नीतियों पर केंद्र और राज्य दोनों सहमत होंगे, और दूसरी बात ये रही कि क्षेत्रीय विविधताएं राज्यों को कुछ मामलों के अंदर छूट होगी और वे अपनी क्षेत्र की जो विविधता है, अपने क्षेत्र की जो अलग पहचान है, उस पहचान को लेकर के वो चल सकते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के कितने उद्देश्य हो गए? दो हो गए। पहला उद्देश्य क्या है? देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना।
दूसरा क्या है, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना या क्षेत्रीय विविधताओं को स्वीकार करना। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों की जो अलग अलग विविधताएं हैं वो संघात्मक शासन व्यवस्था में संरक्षित की जा सकती है। इसके विपरीत एकात्मक शासन व्यवस्था है, और एकात्मक शासन व्यवस्था के अंदर शासन सत्ता एक ही जगह से चलती है, तो वहाँ पर क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान किया जाना संभव नहीं है। देश की एकता और अखंडता, एकात्मक शासन व्यवस्था के लिए तो एकता और अखंडता अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान नहीं होगा। अब अगली बात है आदर्श संघीय व्यवस्था के पक्ष। यहाँ पर आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पक्ष होंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था के कितने पक्ष होंगे? दो पक्ष होंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था का पहला पक्ष होगा आपसी भरोसा। पहला पक्ष क्या होगा? आपसी भरोसा, यानी एक अच्छी शासन व्यवस्था के अंदर राज्यों को यानी आनुषंगिक इकाइयों को केंद्रीय प्राधिकार केंद्र सरकार पर भरोसा होना चाहिए। अगर केंद्र और राज्य दोनों में भरोसा नहीं होगा, अविश्वास का भाव होगा, तो संघात्मक शासन व्यवस्था को चलाना संभव नहीं है। यानी इसमें राज्यों को केंद्र पर और केंद्र को राज्यों पर भरोसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। अगर आपसी भरोसा नहीं हुआ तो अच्छी तरीके से संघात्मक शासन व्यवस्था का संचालन किया जाना संभव नहीं है। इसलिए केंद्र और राज्यों का क्या होना चाहिए? आपसी भरोसा होना चाहिए। संघात्मक शासन व्यवस्था का दूसरा पक्ष है साथ रहने की सहमति। दूसरा पक्ष क्या है? साथ रहने की सहमति। अगर इकाई या राज्यों के साथ रहना नहीं चाहे तो संघात्मक शासन व्यवस्था चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के संचालन के लिए केंद्र और राज्य दोनों साथ मिलकर के व्यवस्था का संचालन करें। अलग अगर रहेंगे तो शासन व्यवस्था का संचालन किया जाना संभव नहीं है। तो साथ रहने की सहमति होनी चाहिए कि केंद्र और राज्य मिल करके शासन व्यवस्था का संचालन करेंगे। तो यहाँ आदर्श संघीय व्यवस्था के कितने पक्ष हो गए? दो। पहला पक्ष हो गया आपसी भरोसा, केंद्र और राज्यों का आपसी भरोसा होना चाहिए, तभी ये शासन व्यवस्था चल सकती है। और दूसरा है साथ रहने की सहमति, यानी राज्य है वो केंद्र से अलग होने का दावा नहीं करे। हालांकि भारत के अंदर भारतीय संविधान के 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी राज्य केंद्र से स्वतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता। अगला है संघात्मक शासन व्यवस्था का गठन। संघात्मक शासन व्यवस्था का गठन है वो किस प्रकार होता है? देखें, संघात्मक शासन व्यवस्था के गठन के दो तरीके। संघात्मक शासन व्यवस्था के गठन के दो तरीके अपन यूँ सीधा कह सकते हैं। एक तो अमेरिका वाला, याद आसानी से रह जाएगा। एक अमेरिका वाला जिस प्रकार अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था का गठन हुआ, और दूसरा अपन तरीका ऐसे अपना खुद का भारत वाला बोल सकते हैं। भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था का गठन है वो किस प्रकार है, और ये दो तरीके अपन चर्चा कर सकते हैं। तो अमेरिका वाला के अंदर यहाँ पर होता है क्या? अमेरिका के अंदर इकाइयाँ हैं वो स्वतंत्र हैं। इकाइयाँ, यहाँ इकाइयों का मतलब प्रांत या राज्य है। यहाँ इकाइयाँ हैं वो क्या है? स्वतंत्र है। तो यहाँ पर स्वतंत्र इकाइयाँ आपस में मिलती है, और स्वतंत्र इकाइयाँ आपस में मिल करके एक संघ का निर्माण करती है। जैसे अलग अलग राज्य होते हैं, ये अलग अलग अमेरिकी संघ के अंदर वर्तमान में 50 राज्य हैं। तो ये अलग अलग राज्य होते हैं, और ये राज्य आपस में मिलते हैं, एक समझौता करते हैं, और समझौता करने के बाद किसका निर्माण करते हैं? एक संघ का निर्माण करते हैं। तो इसके अंदर जो संघ होता है वो संधि या समझौते का परिणाम होता है। इकाइयाँ होती है, इकाइयाँ स्वतंत्र होती है, इनका अपना संविधान होता है और केंद्र के अधीन नहीं होती, नहीं केंद्र से निर्देश प्राप्त करती है। और केंद्र और राज्यों का
संविधान अलग अलग होता है और दोनों अपने अपने क्षेत्र के अंदर स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था के गठन का पहला तरीका है कि स्वतंत्र इकाइयाँ आपस में मिलकर के एक संघ का निर्माण करती है। अगर ये जो संघ बनता है वो किसका परिणाम होता है? वो संधि या समझौते का परिणाम होता है। किसका परिणाम होता है? ये संधि या समझौते का परिणाम होता है। और संधि और समझौता होता है तो अपन जानते हैं संधि और समझौते की शर्तें होगी, शर्तें टूट भी सकती है। इसका मतलब ये संघ का बिखराव भी हो सकता है, राज्य संघ से अलग होने का दावा भी कर सकते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि अमेरिका अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, यानी अमेरिका संघ संधि और समझौते का परिणाम है। इसलिए इकाइयाँ केंद्र से अलग होने का दावा कर सकती है, अलग हो सकती है, इसलिए अमेरिका को कहा जाता है विनाशी राज्यों का संघ। ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र इकाइयाँ मिल करके संघ का निर्माण करती है, ये शासन व्यवस्था अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के अंदर, 3 देशों के नाम याद रख लेना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ स्विट्जरलैंड। यहाँ पर जो संघात्मक शासन व्यवस्था का जो निर्माण हुआ है, ये संघात्मक शासन व्यवस्था का निर्माण इस तरीके से हुआ है, विभिन्न स्वतंत्र इकाइयों ने मिलकर के संघ का निर्माण किया है। दूसरा है भारत वाला। यहाँ पर पहले से एक संघ होता है, जैसे भारत संघ का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 के अंदर इस बात को कहा गया कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था का जो गठन हुआ, संघ पहले बना और बाद के अंदर क्या किया, शासन व्यवस्था को चलाने की सुविधा के लिए, यानी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए शक्तियों को विभिन्न भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर पहले संघ बना और संघ के बाद शासन व्यवस्था को विभिन्न इकाइयों में बांटा गया। यानी शासन व्यवस्था तो संघ शक्ति थी, वो केंद्र में नियत थी, लेकिन केंद्र ने देश के आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए और शासन व्यवस्था के संचालन में सुविधा हो, इसलिए इन शक्तियों को राज्यों को दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ प्राधिकार पहले से केंद्र में नियत था, क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखते हुए और शासन संचालन में सुविधा हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए शक्तियों को, इकाइयों को दिया गया। तो ये शक्तियाँ इकाइयों से वापस भी ली जा सकती। तो यहाँ पर जो संघ बन रहा है, ये संधि या समझौते का परिणाम नहीं है। ये किस बात को ध्यान में रखते हुए बन रहा है? ये शासन व्यवस्था में चलाने की सुविधा को ध्यान में रखने के लिए बन रहा है। किस लिए बन रहा है? शासन व्यवस्था चलाने के अंदर क्या हो, सुविधा हो, आसानी हो, इसलिए इसका निर्माण हो रहा है। मतलब ये संघ संधि या समझौते का परिणाम नहीं है, जिस तरीके से अमेरिकी संघ संधि और समझौते का परिणाम था। तो अगर संधि और समझौते का परिणाम नहीं है तो यहाँ पर संघ से अलग होने का दावा कोई भी इकाई नहीं कर सकती, यानी कोई भी इकाई यहाँ से अलग नहीं हो सकती। दूसरी बात, यहाँ पर कोई शर्तें भी नहीं होगी। जब संधि या समझौते का परिणाम नहीं है तो यहाँ पर कोई शर्तें भी नहीं होगी। और इस प्रकार इस शासन व्यवस्था का जो निर्माण हुआ है वो देख सकते हैं आप भारत में। 3 देशों के नाम यहाँ भी याद रख लेना, भारत के साथ बेल्जियम और बेल्जियम के साथ स्पेन। तो स्पेन, ये थे संघात्मक शासन व्यवस्था के गठन के तरीके। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था का गठन है वो किस प्रकार होता है। और यह संघात्मक शासन व्यवस्था के गठन के 2 तरीके हैं। पहला तरीका था जहाँ इकाइयाँ स्वतंत्र है और वो इकाइयाँ आपस में मिलती है, मिल करके संघ का निर्माण करती है। ये संधि या समझौते का परिणाम होता है, इसलिए यहाँ से कोई भी इकाई अगर अलग होना चाहे तो अलग हो सकती है। और इस प्रकार से जो निर्माण हुआ वो हुआ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। दूसरे वाला भारत का है। यहाँ पर शक्तियों का जो विभाजन किया जाता है वो शासन व्यवस्था में चलाने में सुविधा हो, क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखा जाए, और इसलिए यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो विभिन्न इकाइयों को दी जाती है। यहाँ पर कोई भी राज्य संघ से पृथक होने का दावा नहीं कर सकता। और इस प्रकार संघात्मक शासन व्यवस्था का निर्माण हुआ वो हुआ भारत, बेल्जियम और स्पेन के अंदर।
तो ये थे संघात्मक शासन व्यवस्था के गठन के 2 तरीके। रह जाएंगे याद, आसानी से रह जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर अलग हो सकते हैं, तो इसलिए अपन ने कहा अमेरिकी संघ है वो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, मतलब राज्यों को समाप्त किया जाना संभव नहीं है, लेकिन संघ है वो समाप्त हो सकता है। भारत वाले के अंदर अपन कह सकते हैं कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र है वो राज्यों को समाप्त कर सकती है, लेकिन संघ है उसका समाप्त किया जाना संभव नहीं है। इसलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अब बात करते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था में अगले बिंदु की, और वो है विशेषताएं। संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। विशेषता ध्यान रखना है, संघात्मक शासन व्यवस्था के जिन विशेषताओं की अपन चर्चा करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 10वीं बोर्ड सामाजिक विज्ञान के चैप्टर से संबंधित है, सिर्फ उन्हीं की ही अपन चर्चा कर रहे हैं। कई लोगों को ऐसा लग भी सकता है बहुत कम चर्चा कर रहे हैं, विस्तृत नहीं बता रहे हैं। कंपटीशन के हिसाब से मैं थोड़ा सा 10वीं क्लास के बोर्ड के हिसाब से ही चल रहा हूँ, यहाँ पर चर्चा जो कर रहा हूँ बोर्ड के हिसाब से कर रहा हूँ। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता हम ले सकते हैं शक्ति विभाजन। पहली विशेषता हम क्या ले सकते हैं, शक्ति विभाजन। तो शक्ति विभाजन का मतलब जो शासन की सत्ता होती है, अर्थ के अंदर ही अपन इस बात की चर्चा की थी कि केंद्रीय प्राधिकार है वो विभिन्न इकाइयों के मध्य क्या होता है, विभाजित होता है। तो यहाँ पर सरकार का विभाजन पाया जाता है, विभिन्न सरकार की इस तरह की चर्चा करते हैं। जिस तरीके से अपन देख सकते हैं केंद्र सरकार, ये अपन देख सकते हैं राज्य सरकार, और 1992 के बाद यहाँ पर स्थानीय सरकार की चर्चा कर सकते हैं। प्रारंभ में सिर्फ 2 ही स्तर अपनाए गए थे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो यहाँ पर इस तरीके से शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। शक्तियाँ सरकार के विभिन्न स्तरों में बटी हुई होती है, और इन सब की शक्तियों का उल्लेख केंद्र को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी, राज्यों को कौन सी होगी, और स्थानीय स्तर को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी, इन सब का उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर दिया हुआ होता है। स्पष्टली उल्लेखित होता है कि केंद्र किन विषयों पर कानून बनाएगा और राज्य है वो किन विषयों पर कानून बनाएंगे। दूसरी बात, संघात्मक शासन व्यवस्था की दूसरी विशेषता प्रांतीय, या अपन ऐसे कह सकते हैं राज्यों की स्वतंत्रता। राज्यों की कह सकते हैं या इकाइयों की भी कह सकते हैं, इकाइयों की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर जो इकाइयाँ होती है, इकाइयों का मतलब जो प्रांत होते हैं, जो राज्य होते हैं, वो राज्य अपने अपने क्षेत्र में कहाँ होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। और स्वतंत्र क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी जो शक्ति है, इन शक्ति का जो स्रोत है, वो शक्ति का स्रोत क्या होता है, संविधान होता है। केंद्र को भी शक्ति कहाँ से मिलती है, केंद्र को भी शक्ति संविधान से मिलती है, और राज्यों को भी शक्ति कहाँ से मिलती है, संविधान से मिलती है। और संविधान के अनुसार वह अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब वो अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पर जो इसके विपरीत एकात्मक शासन व्यवस्था के अंदर देख सकते हैं कि राज्य स्वतंत्र नहीं होंगे, क्योंकि राज्यों की शक्ति का स्रोत क्या होगा, केंद्र होगा, राज्यों को शक्ति केंद्र देगा। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में इकाई और प्रांत इन राज्यों की शक्ति का स्रोत क्या होता है, संविधान होता है, और इसलिए वो अपने क्षेत्र पर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तीसरी बात, स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है संविधान के द्वारा। स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी, स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी, मतलब यहाँ पर केंद्र अपनी मर्जी से राज्यों को समाप्त भी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से सिर्फ राज्यों की शक्ति में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यहाँ
संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर जो राज्य होते हैं उनके स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। और ये गारंटी किसके द्वारा दी जाती है? संविधान के द्वारा। गारंटी किसके द्वारा दी जाती है? संविधान के द्वारा दी जाती है, क्योंकि शक्तियों का उल्लेख संविधान के अंदर होता है। तो जब कभी राज्यों की शक्तियों में परिवर्तन किया जाता है या राज्य की स्वतंत्रता को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है तो ये संविधान होता है इनकी सुरक्षा के लिए। और संविधान का जब भी उल्लंघन होता है तो मामला कहाँ पर चला जाता है? सीधा सर्वोच्च न्यायालय के अंदर चला जाता है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की तीसरी विशेषता है कि इकाइयों के स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी किसके द्वारा दी जाती है? संविधान के द्वारा दी जाती है। संविधान उनकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। चौथी बात देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर लिखित संविधान होगा। संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर क्या होगा? जो संविधान होगा वो कैसा होगा? लिखित संविधान होगा। ये अपन जानते हैं लिखित होगा तो निर्मित होगा अपने आप ही। तो लिखित संविधान का मतलब ये एक शासन व्यवस्था जो संविधान है वो लिखा हुआ होता है, और जिसके अंदर लिखा हुआ संविधान होगा तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो इकाइयां हैं उसका स्पष्ट उल्लेख होगा। जब कभी इनका उल्लंघन किया जाएगा तो सीधा मामला कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, क्योंकि इनकी सुरक्षा की गारंटी वो संविधान दे रही है और संविधान की सुरक्षा की गारंटी है वो किसके द्वारा दी गई? वो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर दी गई। तो यहाँ पर संविधान होता है वो कैसा होता है? लिखित होता है। और लिखित संविधान होने की वजह से शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख होता है। शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख होता है संविधान के अंदर, और केंद्र और राज्य दोनों को पता होता है कि किसका शक्तियों की सीमाएं कौन सी और किसको कितनी शक्तियां प्राप्त है। ये शक्तियां संविधान के अंदर लिखी हुई होती है। अगली बात, अगर ये लिखी हुई शक्तियां हैं और इन शक्तियों के उल्लंघन की बात आती है तो जैसे ही उल्लंघन होगा ये कहाँ पर किसकी शरण ले सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका होगी। क्या होगी? एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी। मतलब एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका वह न्यायपालिका होगी जिसके कार्यों में कार्यपालिका या व्यवस्थापिका कोई हस्तक्षेप नहीं करे। निष्पक्ष का मतलब होगा इनके फैसले होंगे वो निष्पक्ष होंगे और वो फैसले किसके अनुसार होंगे? संविधान के अनुसार होंगे। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी। और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की जरूरत कब पड़ती है? विवाद की स्थिति में। जब केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद की सुनवाई के लिए और विवाद की समाप्ति के लिए किसकी जरूरत होती है? एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की जरूरत होती है। अगले बात, अगर यहाँ पर किसी भी शक्ति के अंदर परिवर्तन करना हो तो केंद्र और राज्य दोनों में से अकेले कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। यानी किसी भी स्तर की सरकार, किसी भी स्तर की सरकार अपनी मर्जी से संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकती। अपनी मर्जी से परिवर्तन लिख रहा हूं मैं, सीधे याद रख लेना। अपनी मर्जी से परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पर चाहे केंद्र सरकार हो और राज्य, हालांकि राज्य सरकार को संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है ही नहीं वैसे, लेकिन केंद्र सरकार भी अगर संविधान के अंदर संशोधन करती है तो संशोधन के लिए राज्यों से सहमति लेनी पड़ेगी। यानी विशेष बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है, सामान्य बहुमत से संशोधन किया जाना संभव भी नहीं है। तो अगर संशोधन करना है तो यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों मिल करके संशोधन कर सकते हैं। दोनों में से अकेला कोई भी संशोधन नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी विशेषताएं और भी है संघात्मक शासन व्यवस्था की, लेकिन सिलेबस में सीमित होने के कारण अपन इतनी ही चर्चा इसमें करेंगे। तो पहला क्या पाया जाता है? यहाँ पर शक्ति विभाजन पाया जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता क्या है? शक्ति विभाजन। और यह शक्तियाँ विभिन्न स्तरों के मध्य विभाजित होती है। पहले 2 स्तरों के मध्य थी, प्रारंभ में केंद्र और राज्य, और 1992 में तीसरा स्थानीय स्तर है वो भी स्वीकार किया गया।
इकाइयों की स्वतंत्रता। संघात्मक शासन व्यवस्था में इकाइयाँ स्वतंत्र होती है क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों की शक्ति का स्रोत क्या होता है, संविधान होता है, इसलिए वो अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र के कार्य करती है। स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी, प्रांतीय जो इकाई होती है, प्रांत होते हैं, राज्य होते हैं, इनके स्वतंत्रता की गारंटी किसके द्वारा दी जाती है, संविधान के द्वारा दी जाती है। इन संविधान के अंदर इनकी शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख होता है और जब उनका उल्लंघन होता है तो सीधे न्यायालय में जा सकते हैं। लिखित संविधान। संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन पाया जाता है और शक्ति विभाजन के लिए शक्तियों का लिखा जाना अनिवार्य है, इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान होता है वो कैसा होता है, लिखित संविधान होता है। यहाँ पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की इस आवश्यकता तब होती है जब केंद्र और राज्यों के मध्य कोई विवाद हो जाता है तो, और यहाँ पर कोई भी सरकार अपनी मर्जी से एक तरफा परिवर्तन नहीं कर सकती, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये थी संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं, आपको याद रह जाएगी। बोर्ड एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, इसको थोड़ा सा व्याख्या सहित लिख देंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा आएगा। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता को मैं मिटा देता हूँ। अब चलते हैं अपन भारत में संघीय व्यवस्था की चर्चा पर। कि भारत के अंदर जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो कैसी है। देखें, भारत के अंदर शुद्ध संघात्मक शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। भारत के अंदर जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, यहाँ पर केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई और राज्यों को कम शक्तियाँ दी गई। यानी केंद्रीय संघीय शासन व्यवस्था का जो भारत में संघीय शासन व्यवस्था का जो झुकाव है वो झुकाव केंद्र की ओर ज़्यादा है और राज्यों की ओर कम है। यानी केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई और राज्यों को कम दी गई है। भारतीय संविधान में कहीं पर भी सीधे संघ शब्द या फेडरल शब्द या फेडरलिज्म संघवाद शब्द कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद पहला कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी यहाँ पर द यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है, संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। फिर भी भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रथम विशेषता थी शक्ति विभाजन, और शक्ति विभाजन के अंदर ही हम चर्चा इसकी मुख्यतः शक्ति विभाजन पर ही चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर शक्ति, भारतीय संविधान के अंदर जो शक्तियाँ हैं, ये शक्तियों का जो विभाजन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में दिया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 246 के अंदर शक्तियों का विभाजन दिया गया है। और यहाँ पर जो शक्तियाँ बटी हुई है, ये शक्तियाँ 3 सूचियों में बटी हुई है। कितने सूचियों में बटी हुई है? 3 सूचियों में बटी हुई है। 3 सूचियाँ कौन कौन सी? तो पहली सूची है संघ सूची। कौन सी? संघ सूची। दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। और जो शक्तियां इन 3 सूचियों के अंदर नहीं आई, उनको अलग से दे दिया गया अवशिष्ट विषय में। किस में दे दिया गया? अवशिष्ट विषय में शामिल कर लिया गया। और इन अवशिष्ट विषयों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में। इन जो विषय इन 3 सूचियों में शामिल नहीं हुए, उन विषयों को अवशिष्ट शक्तियों के अंदर शामिल कर लिया गया। अब देखिए संघ सूची पर। संघ सूची पर कानून का निर्माण कौन कर सकता है? संघ सूची पर कानून का निर्माण करेगी केंद्र सरकार। कौन करेगी? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का मतलब संसद। तो संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का काम कौन कर सकती है? केंद्र सरकार कर सकती है, यानी संसद कर सकती है। राज्य सूची पर कानून बनाने का काम कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। राज्य
सरकार करेगी। राज्य सरकार का मतलब राज्यों का विधानमंडल है वो कानून बनाएगा, राज्यों का विधानमंडल है वो कानून बनाएगा। अगर विधान परिषद नहीं है तो वहाँ पर विधानमंडल को विधानसभा के नाम से जाना जाता है, तो विधानसभा कानून निर्माण का कार्य करेगी। समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति दोनों को प्राप्त है, केंद्र को भी प्राप्त है और राज्यों को भी प्राप्त है। अगर एक विषय पर जो समवर्ती सूची का है और जिस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों एक साथ में बना लेते हैं, तो स्थिति ये उत्पन्न होती है कि राज्य के द्वारा जो बनाया गया कानून है वो कानून लागू नहीं होगा और केंद्र के द्वारा जो बनाया गया कानून है वो लागू हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान ये रख लेना, दोनों बनाने का मतलब एक विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ कानून बनाते हैं तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा और राज्य के द्वारा बनाया गया कानून लागू नहीं होगा। यानी ये किसके द्वारा बनाया गया लागू हो जाएगा, केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून लागू हो जाएगा, राज्य के द्वारा बनाया गया कानून लागू नहीं होगा। इसके अंदर जो विषय दे दिए गए हैं ये राष्ट्र के महत्व के विषय हैं। कैसे विषय हैं? राष्ट्रीय महत्व के विषय है वो इसके अंदर दिए गए हैं। राष्ट्र के महत्व के विषय के अंदर जैसे आप देख सकते हैं मुद्रा, पैसा, मुद्रा, बीमा, बैंकिंग, दूरसंचार, जो ऐसे विषय है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, पूरे देश के महत्व के हैं, वो विषय किसके अंदर डाले गए? संघ सूची के अंदर डाले गए हैं। राज्य सूची के अंदर जो विषय दिए गए हैं ये राज्यों के महत्व के हैं, यानी स्थानीय स्तर के महत्व के, राज्यों के महत्व के विषय वो किस में दिए गए? राज्य सूची के अंदर। राज्य सूची के विषय के अंदर देख सकते हैं जैसे कृषि, कृषि के साथ पुलिस, व्यापार, तो ऐसे विषय जो सिर्फ किसके महत्व के? राज्यों के महत्व के विषय वो किस में दिए गए? राज्य सूची के अंदर दिए गए। समवर्ती सूची के अंदर दोनों के महत्व के विषय हैं, जैसे देख सकते हैं शिक्षा है, शिक्षा के साथ वन है, फॉरेस्ट, और उत्तराधिकार है, उत्तराधिकार से संबंधित उत्तराधिकार है, विवाह है, जन्म मृत्यु पंजीकरण है, तलाक है। तो ऐसे जो भी मुद्दे हैं जो दोनों के महत्व के हैं वो किसके अंदर दिए गए? समवर्ती सूची के अंदर दिए गए। इन तीनों के अंदर नहीं आए। संघ सूची के अंदर प्रारंभ में विषयों की संख्या थी 97 और वर्तमान में विषयों की संख्या इसके अंदर कितनी है? 99। राज्य सूची के अंदर प्रारंभ में विषयों की संख्या थी 61 और वर्तमान में राज्य सूची के अंदर विषयों की संख्या कितनी है? 66। समवर्ती सूची के अंदर प्रारंभ में विषयों की संख्या थी 52 और वर्तमान में विषयों की संख्या है 47। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 5 विषय समवर्ती सूची से हटा करके किसको दिए गए? राज्य सूची को दिए गए। और ये जो काम किया गया वो किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषय थे वो समवर्ती सूची से हटा करके किसको दिए गए? राज्य सूची को। इन तीनों सूचियों के अंदर जो विषय शामिल नहीं है वो अवशिष्ट में डाल दिए गए। यानी ऐसे विषय जब इन 3 सूचियों का निर्माण हुआ था उस समय नहीं आए थे, उन विषयों को शामिल किया गया अवशिष्ट के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं साइबर अपराध, जो ऑनलाइन वाला है, साइबर अपराध, ये साइबर अपराध है वो किसके अंदर आ जाएगा? अवशिष्ट विषयों पर आ जाएगा। अवशिष्ट विषयों पर जो कानून बनाने की शक्ति है वो किसको है? अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है वो सिर्फ केंद्र सरकार को है। किसको है? केंद्र सरकार को है। ये था भारत के अंदर, भारतीय संघीय व्यवस्था के अंदर शक्ति विभाजन। थोड़ा सा रिव्यू देख लो। संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन संविधान की कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में दिया गया। अनुच्छेद कौन सा? 246। और 246 के अंदर कितनी सूचियों की चर्चा हुई? 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
संघ सूची पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को, और संघ सूची में वे विषय शामिल है जो कहाँ के राष्ट्रीय महत्व के हैं। राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार को यानी विधानमंडल को, जहाँ पर विधान परिषद नहीं है वहाँ विधानसभा को, यानी यहाँ पर जो विषय वो राज्यों के महत्व के हैं और दोनों के महत्व के विषय है वो डाले गए समवर्ती सूची के अंदर। दोस्तों थोड़ा सा विषयों के नाम याद रख लेना, विषयों के नाम पूछे जाने की थोड़ी थोड़ी संभावना बनती है कि ये पूछा जाएगा। अब आते हैं शक्ति विभाजन के बाद अगले मुद्दे पर, संघवाद से संबंधित मुद्दे। और यहाँ